हमारी घर में एक पुराना गुड़िया था जिसकी बाल हर रोज 5 सेंटीमीटर बढ़ जाते थे। मेरी माँ को लगता था कि उसकी बेटी की आत्मा उस गुड़िया में समा गया है। मेरी माँ हर रोज सुबह उठकर उस गुड़िया की बाल काटती थी और उसे नहला धुलाकर उसे खाना खिलाती थी, लेकिन उसे खाते हुए और उसकी बाल को बढ़ते हुए आज तक हम में से किसी ने भी लाइव नहीं देखा था। एक दिन उस गुड़िया के साथ कुछ अजीब से चीजें हुई। उस गुड़िया की नाक से खून बहने लगा। मेरी माँ बहुत परेशान है। उसे लगता है कि उसकी मरी हुई बेटी बीमार है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे पता है सच क्या है। आज से करीब 5 साल पहले की बात है। मेरी एक छोटी बहन थी। उसकी उम्र उस वक्त 7 साल होगा। हमारी घर पर काम करने वाली काम वाली बाई ने उसे जन्मदिन की तोहफे में एक गुड़िया गिफ्ट किया था। मेरी छोटी बहन ओकिकू, उसे वो गुड़िया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। उसने उस गुड़िया का नाम खुद के नाम पर रखा, ओकिकू। वो उसे इस नाम से बुलाने लगी। वो उस गुड़िया को बहुत पसंद कर रही थी। ऐसा लगता था कि उसने उस गुड़िया के अंदर जान डाल दिया है। वह उसे हर जगह लेकर घूमती रहती थी, खाने की टेबल से लेकर सोने के बिस्तर तक। वो उस गुड़िया से चिपकी हुई थी। वो उसे अकेले में बातें करती थी। वो बहुत खुश थी। अपनी जिंदगी में वो हमेशा उस गुड़िया के साथ खोई रहती थी। एक दिन हम सब मंदिर गए हुए थे। पूरा परिवार इकट्ठा था। उस वक्त मैंने अपनी छोटी बहन की हाथ पकड़ा हुआ था और उसने अपनी गुड़िया पकड़ी हुई थी। हमने जब मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखा, तब मेरी छोटी बहन मेरी उंगली को खींचने लगी। मैंने उससे पूछा, ओकिकू क्या बात है? उसने कहा, भैया मुझे मंदिर नहीं जाना है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, भैया मेरी गुड़िया कह रही है कि वो मंदिर नहीं जाना चाहती है। मैंने कहा, सच में? उसने तुमसे ये खुद कहा? वो बोली, हाँ भैया। मैंने कहा, ठीक है, तुम उसे मुझे दो, मैं उसे प्यार से समझाता हूँ, वो जरूर मान जाएगी। मेरी बहन ने मुझे उस गुड़िया दे दिया और वो मंदिर के अंदर चली गई। मैं उस गुड़िया को पकड़ा हुआ था। मैंने कुछ पल के लिए उस गुड़िया की आंखों में देखा। न जाने क्यों उस वक्त वो गुड़िया का शक्ल अजीब दिख रहा था। उसकी आंखों को देखकर लगता था कि वो बहुत गुस्से में है। मैं उस गुड़िया को पकड़कर अपनी परिवार के साथ मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के पुजारी हमारी जान पहचान वाले थे। मेरी माँ उनसे कुछ बातें कर रही थी और मैं वहाँ पर ऊपर खड़ा होकर मेरी बहन के ऊपर नज़र रख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी, कहीं भीड़ में वो खो ना जाए। मैंने देखा उसने अपनी गुड़िया से कुछ बातें कर रही थी। वो उस गुड़िया के सामने कान पकड़कर उठक बैठक कर रही थी। मुझे ये सब देख कुछ अजीब ही नहीं लगा, क्योंकि उस उम्र के बच्चे ऐसे ही होते हैं। वो अपने मन में किसी ख्याली दोस्त बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो सच में मौजूद हैं और वो उनसे बातें भी करते हैं। मंदिर से लौटने की कुछ हफ्ते बाद मैंने कुछ अजीब से चीज़ें अपने घर में नोटिस किया। एक दिन मेरी छोटी बहन नींद से जागकर रो रही थी। उसकी गालों में एक छोटी जानवर के पंजे से खरोचने के निशान बना हुआ था और उसमें से हल्की सी खून भी लगा हुआ था। अजीब सी बात है, हमारी घर में कोई भी पालतू जानवर, बिल्ली या कुत्ता कुछ भी नहीं था, तो फिर मेरी छोटी बहन को चोट किसने पहुंचाई थी? उस दिन के बाद मेरी बहन को बहुत तेज बुखार हो गया। शुरू में हमने उसे कुछ दवाइयाँ लाकर दिया था, लेकिन उससे उसका बुखार कम नहीं हुआ और फिर हमने उसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने भी कहा था कि उसे बस आम बुखार है। उन्होंने उसके लिए कुछ दवाइयाँ भी लिख दिया था, लेकिन उस दवाई को खाने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बीमार पड़ने लगी। उसने कुछ दिन बाद खाना खाना भी बंद कर दिया। हम सभी उसके लिए बहुत चिंतित थे। हमने उसे शहर की बहुत ही बड़े डॉक्टर से उसका इलाज करवाया, लेकिन वो सब एक ही बात कर रहे थे, उसे सिर्फ आम बुखार है और कुछ नहीं। हमने उसकी ब्लड सैंपल और भी बहुत सारा टेस्ट किया था। सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए थे, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रही थी। अब तो उसने बिस्तर पकड़ लिया था। पूरे दिन में सिर्फ कुछ बूंद पानी पिया करती थी। उसकी शरीर अब पतला होने लगा था। वो सूख चुकी थी।
उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वो धीरे धीरे मर रही थी। उसने अपनी आखिरी पलों में भी उस गुड़िया को अपने आप से अलग नहीं किया। आखिरकार वो हमें छोड़कर चली गई। उसकी चेहरा देखा था मैंने। उसकी चेहरा सूख चुका था। उसकी शरीर पर सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। अगर उसकी ये हालत कोई देख ले तो बिना रोए रह नहीं सकता। उसकी जाने के बाद हम सब गम में डूबे हुए थे। हम सबको बस उसकी मासूम चेहरा हर जगह नजर आता था। मेरी माँ घंटों भगवान के सामने सर पटकती रहती थी। वो भगवान से जवाब चाहती थी। आखिर उसकी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? आखिरकार भगवान कितना निर्दयी हो सकता है, वो ये जानना चाहती थी। हमने उसकी मृत शरीर को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में गए हुए थे। हमने उसकी गुड़िया को भी उसके साथ कब्र में दफनाने की फैसला किया था। वो सरकारी ज़मीन थी, इसलिए उन्होंने ऐसा करने का परमिशन नहीं दिया। हमने उसे दफनाकर उस दिन घर लौटे। मेरी माँ कुछ दिनों के लिए उस गुड़िया को पकड़कर रोए जा रही थी। हम सब ने माँ को बहुत समझाया, लेकिन वो माँ है। वो अपनी बेटी की मौत को इतनी आसानी से भुला नहीं सकती थी। कुछ समय लगा, लेकिन हम सब इस गम से बाहर आ गए और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। और फिर उस गुड़िया के साथ कुछ हुआ। मैं नहीं जानता ये कैसे संभव है। मैं भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी घर में जो देखा उसने मेरी सोच के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक दिन मेरी माँ उस गुड़िया की बालों को काट रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ आप ओकीकू के गुड़िया के साथ क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझे कहा, बेटा कुछ नहीं, मुझे लगता है कि इस गुड़िया की बाल थोड़ा ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे हैं। लंबी बाल में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगती है। मैं बस उसकी थोड़ी सी बाल काट रही हूँ। मुझे माँ की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मेरा मन कह रहा था शायद उसे उसकी बेटी की याद आ रही है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन मैं जितना सोचा था वो उससे कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। मैं उस दिन से देख रहा था मेरी माँ हर सुबह उठकर उसकी थोड़ी थोड़ी बाल काटती थी और यही नहीं, वो उससे धीरे धीरे खाना भी खिलाने लगी। मैं ये सब देखकर मुझे माँ की बहुत फिक्र होने लगा। मुझे लगा कि माँ फिर से उसकी बेटी को याद कर रही है। मैंने एक दिन सुबह उठकर माँ के पास गया। माँ उस वक्त उस गुड़िया की बाल काट रही थी। मैंने कहा, माँ अब बस करो, कितने दिन तुम उसकी यादों में डूबे रहोगे? तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि हमारी ओकीकू मर चुकी है? मेरी माँ कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारा बहन मरी नहीं है, वो अभी भी हमारे पास है। मैंने कहा, कहाँ है फिर, और मुझे क्यों नहीं दिखता? उसने कहा, मेरी बेटी इस गुड़िया में है, वो मुझसे बातें करती है। मैंने कहा, माँ आप पागल हो जाओगे ऐसे। आप ये मान क्यों नहीं लेती कि हमारी ओकीकू अब इस दुनिया में नहीं है? वो मेरी बात सुनकर वहाँ से रोते हुए उठकर अपनी कमरे में चली गई। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो कुछ दिनों से पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। वो दवाई ठीक से लेती नहीं थी, खाना पीना ठीक से करती नहीं थी, बस उस गुड़िया को पकड़कर रोए जा रही थी। मैं साफ देख पा रहा था उसकी हालत भी मेरी छोटी बहन जैसे होते जा रही थी। मैंने एक दिन एक बात नोटिस किया। मैं एक बार घर से गुजर रहा था और फिर मेरी नज़र उस गुड़िया के ऊपर पड़ा। मैंने देखा उसकी बाल की लंबाई उतना ही था जितना पहले हुआ करता था। मैं कुछ देर के लिए वहाँ पर रुक गया और उस गुड़िया को पकड़कर उसकी बालों को करीब से जांच किया। मेरी मन में एक सवाल उठ रहा था। मेरी माँ हर सुबह उठकर उसकी बाल काटती है, लेकिन इसकी बाल तो जैसे थे पहले वैसे ही है। ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने एक काम किया। मैंने उस दिन उसकी बाल की लंबाई नाप कर देखा। उस वक्त उसकी बाल की लंबाई 7 सेंटीमीटर था। अगर उसकी बाल सच में हर रोज बढ़ते हैं तो कल जरूर पता चल जाएगा। और फिर कल सुबह हुआ। मैंने अपनी माँ की नींद से जागने से पहले उठा। मैंने देखा मेरी माँ उस गुड़िया को हाथ में पकड़कर सो रही थी। मैं धीरे से उसकी कमरे की अंदर गया और उसकी हाथों से वो गुड़िया निकाल लिया और फिर मैंने स्केल्स की मदद से उसकी बालों को नाप कर देखा। मुझे उस वक्त यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच में उसकी बाल बढ़ चुके थे। मैंने दोबारा अच्छे से स्केल से नाप कर देखा। उसकी बाल 5 सेंटीमीटर बढ़ गए थे। ये देखकर मेरे दिमाग हिल गया। मैं सोच रहा था, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में मेरी बहन की आत्मा उस गुड़िया में है? क्या सच में
भूत प्रेत होते हैं? मुझे उस वक्त बहुत डर लगा। मैं उस गुड़िया को माँ के पास फेंककर उस कमरे से बाहर चला गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, आखिरकार एक गुड़िया की बाल एक इंसान की जैसे खुद ब खुद कैसे बढ़ सकते हैं? ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। मैं और भी क्लियर होने के लिए उस गुड़िया की बालों को लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसे देखकर मेरी बुद्धि चकरा गई। मैंने उस बाल का डीएनए टेस्ट किया था। डीएनए रिपोर्ट्स कह रहा था कि वो बाल एक इंसान का बाल था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? एक गुड़िया की सिर पे इंसान जैसे बाल कैसे उग सकते हैं? मैं डरे हुए और उलझन के साथ घर लौट गया। अब मैंने भी अपने मन को समझा दिया था कि शायद मेरी माँ सही कह रही थी। उस गुड़िया के अंदर मेरी छोटी बहन की आत्मा है। अब मैं भी मान लिया था कि वो गुड़िया मेरी छोटी बहन है। और फिर कुछ दिन बाद मैंने उस गुड़िया में कुछ और बदलाव देखा। उसकी बाल जो हर रोज 5 सेंटीमीटर बढ़ते थे वो अब रुक चुके थे। मेरी माँ बहुत परेशान थी। उसे लगता था कि उसकी बेटी उस गुड़िया को छोड़कर कहीं और चली गई है। और फिर उसके कुछ दिन बाद कुछ और भी डरावना हुआ। उस गुड़िया की नाक से खून बहने लगा। मेरी माँ और मैं ये देखकर बहुत परेशान थे। मेरी माँ हर रोज रोते हुए उसकी नाक से खून को पोंछती थी, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे। मैंने किसी तरह से आत्माओं से बातें करने का तरकीब इंटरनेट से ढूंढ लिया था। आपको तो पता ही है, आजकल इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है। मैंने माँ से कहा, माँ आप रोइए मत, मुझे एक तरकीब पता है जिससे हम ओकीकू से बात कर सकते हैं। उसने अपनी आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा, हाँ माँ। उसने कहा, तो फिर जल्दी करो, मुझे उससे बातें करनी है। मैंने कहा, माँ अभी नहीं कर सकते, हमें रात होने का इंतज़ार करना होगा। ठीक रात की 12 बजे हम उसे संपर्क कर पाएंगे। हम दोनों उस दिन रात होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमें जानना था आखिरकार उसके साथ क्या परेशानी है। हम लोग दीवार पर लगा घड़ी को घूरे जा रहे थे। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे समय बहुत धीरे चल रहा है। और फिर वो समय आया। रात की 12 बज चुके थे। मैंने सभी सामान का इंतजाम कर दिया था। हम दोनों ने अपनी बहन की कमरे में गए और उसके कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दिया और सिर्फ एक कैंडल को लगाया। मैंने एक पेपर लिया, उस पर दोनों तरफ यस और नो लिख दिया और उसे उस कैंडल के पास रख दिया। और फिर मैंने उस गुड़िया को उसके सामने रखा और एक नुकीली पेंसिल उसके ऊपर सीधे रख दिया। मुझे नहीं पता था कि यह तरकीब काम करेगा या नहीं। मैंने ये तरकीब इंटरनेट पर देखा था, लेकिन मुझे विश्वास था अगर मेरी बहन सच में इस गुड़िया के अंदर होगी तो वो जरूर कोई ना कोई संकेत तो देगी। मेरी माँ और मैं एक दूसरे की हाथ पकड़े हुए थे और मैंने अपनी मन में एक खास मंत्र को 100 बार मन में जाप किया और फिर मैंने आंखें खोला। मुझे उस मंत्र के बारे में इंटरनेट से पता चला था। मुझे मंत्र को पढ़ने के बाद एक आत्मा का नाम 10 बार लेना था, क्योंकि वही आत्मा हमें अपनी बहन से संपर्क करने में मदद करेगी। आसान भाषा में कहें तो वो आत्मा हमारी बातों को उसके पास पहुंचाएगी और उसकी बातें हमारे पास पहुंचाएगी। वो आत्मा एक मीडिएटर का काम करेगी। ऐसा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था। मैंने सभी नियम के मुताबिक सब कुछ किया और फिर बारी आई हमारी सवाल करने का, और वो आत्मा उसका जवाब यस और नो में देगी। मैंने अपनी माँ को पहले ही समझा दिया था कि जब मैं सवाल करूँगा तो वो बीच में कुछ भी नहीं बोलेगी। चाहे मैं कैसे भी सवाल करूं, वो कुछ भी नहीं बोलेगी। मैंने पहला सवाल किया। मैंने कहा, ओकीकू, क्या तुम अभी भी इस कमरे में हो? सवाल करने के बाद हम दोनों पेंसिल को देख रहे थे। पेंसिल अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। मैंने फिर से कोशिश किया, ओकीकू मेरी बहन, क्या तुम सच में हमारे साथ हो? अगर हो तो कोई संकेत दो। और फिर वो पेंसिल हिलने लगा। पेंसिल का नुकीला हिस्सा यस की तरफ मुड़ा। हम दोनों खुश थे। हमारी तरकीब काम कर रही थी।
लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। मैंने दूसरा सवाल किया, ओकीकू, क्या ये सच में तुम हो? और फिर पेंसिल यस की तरफ मुड़ा। तीसरी सवाल, क्या तुम अभी भी इस गुड़िया के अंदर हो? पेंसिल फिर यस की तरफ मुड़ा। मेरी माँ मुझे धीरे से मेरी कान में कह रही थी कि उससे पूछ कि उसकी नाक से खून क्यों निकल रहा है। मैं धीरे से माँ को कहा कि माँ, मैं इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकता, हमें ऐसी सवाल पूछना होगा जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में दिया जा सकता है। और फिर मैंने चौथी सवाल किया, ओकीकू, क्या तुम तकलीफ में हो? और फिर पेंसिल यस की तरफ मुड़ा। ये देखकर मेरी माँ रोना शुरू कर दिया। मैं माँ से बार बार कह रहा था कि वो बीच में कुछ ना बोले, लेकिन वो मेरी बात सुन नहीं रही थी। अब मुझे सवाल सोच समझ कर पूछना था। मैंने पूछा, मेरी बहन, क्या इस घर में तुम अकेली हो? और फिर पेंसिल नो की तरफ मुड़ा। ये देखकर हम दोनों की गला सूख गया। हम रात की 12 बजे मेरी बहन की आत्मा से बातें कर रहे थे। वैसे भी हमें बहुत डर लग रहा था और ऊपर से मेरी बहन कहती है कि कोई और भी इस घर में मौजूद है। हम दोनों माँ बेटे घर की चारों तरफ घूम घूम कर देख रहे थे। हमें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। मेरी माँ मुझे पकड़ी हुई थी और मैं उसे। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। मैंने हकलाते हुए एक और सवाल किया, ओकीकू, क्या तुम्हारी अलावा कोई दूसरा भी इस गुड़िया में रह रहा है? हम दोनों पेंसिल की तरफ देख रहे थे। पेंसिल हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उस पेंसिल को घूमने से रोक रहा है। लेकिन कुछ समय बाद पेंसिल यस की तरफ मुड़ा, यानी कि उस गुड़िया में मेरी बहन की आत्मा के साथ कोई और आत्मा भी है। मैंने बहुत सोच समझकर एक आखिरी सवाल पूछा। मैं ये सवाल कब से अपने दिमाग पर सोच कर रखा हुआ था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि आखिरकार मैंने थोड़ी हिम्मत करके वो सवाल पूछ ही दिया। मैंने कहा, मेरी बहन, सच बताना, तुम्हारी मरने से पहले क्या कोई आत्मा उस गुड़िया के अंदर पहले से था? जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, उस गुड़िया की नाक से खून बहने लगा और फिर कैंडल अपने आप बुझ गए। और फिर हमने किसी की हंसी सुनी। वो बहुत ही डरावनी हंसी थी। मैंने जब माचिस को दोबारा जलाया तब मैंने देखा पेंसिल का नुकीला हिस्सा यस की तरफ पॉइंट करके मुड़ा हुआ था। ये देखकर हम लोग उस वक्त उस कमरे से बाहर चले गए। हमें अपनी सभी सवालों का जवाब मिल चुका था। अब हमें सब कुछ समझ आ गया था। वो बुरी शक्ति या फिर कोई शैतान, जो कोई भी था, वो पहले से ही उस गुड़िया के अंदर वास कर रहा था और उसने ही मेरी प्यारी बहन की जान लिया है। मेरी माँ सच जानने के बाद रोए जा रही थी। वो रोते हुए मुझसे कह रही थी, बेटा, कैसे भी करके मेरी बेटी को उस बुरी आत्मा से मुक्त कर दे। बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत डरा हुआ था और बहुत गुस्से में भी था। मैं अपनी मन ही मन फैसला कर लिया था, कैसे भी करके मुझे उस बुरी आत्मा को उस गुड़िया की शरीर से बाहर निकालना होगा। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं वो सब कुछ करूँगा, लेकिन उसकी चंगुल से उसे छुटकारा देकर ही रहूँगा। मैं अगले दिन सुबह सुबह मंदिर गया और हमारे जान पहचान वाले पुजारी से बात किया और उन्हें सारी बातें बताई जो कल रात हमारे घर में हुआ था। मंदिर की पुजारी ने मुझे एक तरकीब बताया। मेरी बहन को उस बुरी आत्मा से बचाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। उस गुड़िया को हमेशा के लिए मंदिर के अंदर कैद करके रखना होगा, क्योंकि बुरी आत्मा पवित्र स्थान से डरते हैं। उसके बाद मैं घर गया और माँ को सारी बातें बताया और उसे अच्छे से समझाया और फिर वो गुड़िया देने को राजी हो गई। मैं उस गुड़िया को मंदिर के पुजारी को दे दिया और तब से वो गुड़िया उसी मंदिर में है। हम बीच बीच में माँ और मैं मंदिर में जाते हैं और मेरी बहन की गुड़िया से मिलते हैं। मंदिर की पुजारी कह रहे थे कि वो हर रोज़ सुबह उठकर उस गुड़िया की बालों को काटते हैं, उसे नहलाते हैं। हमारी बहन की आत्मा अभी भी उस गुड़िया के अंदर है और वो अब खुश है। उसे वहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करता।